नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। समीर वानखेड़े पर अब नया आरोप लगा है। अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उन पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी शेयर की और दावा किया कि बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है और उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर आईआरएस में नौकरी पाई है। दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। और इसी बीच समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा है। दरअसल महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक सर्टिफिकेट शेयर करते हुए लिखा है कि समीर दाऊद वानखेड़े का यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। और इसी का जवाब देते हुए समीर वानखेड़े ने प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें लिखा है उनके पिता श्री ज्ञानदेव वानखेड़े हिंदू हैं और उनकी मां जायदा मुस्लिम है और इस तरह से वो सच्चे भारतीय हैं। वानखेड़े के मुताबिक उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है। समीर वानखेड़े के मुताबिक ट्विटर पर उनके निजी दस्तावेजों को सार्वजनिक करना उनके परिवार की निजता पर हमला है और इसका उद्देश्य उन्हें उनके परिवार को बदनाम करना है। वानखेड़े के मुताबिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की तरफ से लगातार किए जा रहे हमलों से उनका परिवार मानसिक और इमोशनल दबाव में है। तो लगातार किस तरह से वार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच ड्रग्स कनेक्शन की जांच के दरमियान सामने आ गया है और किस तरह से महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के आरोपों का जवाब समीर वानखेड़े ने दिया है और ये सीधे सीधे उनकी निजता पर हमला उन्होंने कह दिया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनके परिवार का ये अपमान किया जा रहा है, इस वजह से वो मानसिक और इमोशनल भावनात्मक तौर पर बहुत दबाव में है। इस वक्त हमारे साथ हमारे कई रिपोर्टर जुड़ रहे हैं लाइव इस पर तमाम अपडेट के लिए। विवेक गुप्ता एनसीबी दफ्तर से लाइव हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं आशीष सिंह जुड़ रहे हैं आर्थर रोड जेल से, साथ ही दिवाकर सिंह मुंबई एयरपोर्ट से लाइव है और इसके अलावा आनंद दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले विवेक, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, एनसीबी दफ्तर के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं और इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच वहां से बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है? आप जी देखिए, जिस तरीके से एनसीबी दफ्तर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था पिछले कुछ सालों से, लेकिन जो ऑपरेशन चल रहा था, ड्रग्स को लेकर ऑपरेशन था, उसको लेकर सुर्खियों में था। लेकिन इस बार जो सुर्खियां हैं बिल्कुल विपरीत हैं। इस बार नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जनरल हेड समीर वानखेड़े पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं, एक्सटॉर्शन के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि जिस डिपार्टमेंट को कभी समीर वानखेड़े पर गर्व होता था, वही डिपार्टमेंट की अब विजिलेंस टीम, मैं आपको उसी डिपार्टमेंट की विजिलेंस टीम आज समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जाँच करेंगे। 3 लोगों की टीम बनाई गई है, जो बाकायदा बताया जा रहा है कि कल मुंबई के 3 जो दिल्ली से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के 3 लोग की टीम आएगी। और जो मैं आपको दफ्तर दिखाना चाहूँगा कि मुंबई के बलार स्टेट साउथ में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है, 3रे माले पर ऐसी जगह पर विजिलेंस की टीम आएगी और जो आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लग रहा है उस आरोपों की जांच की जाएगी। हालांकि पूरे दिन प्रीति आज आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। नवाब मलिक मुंबई में नहीं है, वो नांदेड़ में है। नांदेड़ में बाकायदा उन्होंने हर एक घंटे में ट्वीट करते रहे समीर वानखेड़े की तस्वीरें, समीर वानखेड़े की सर्टिफिकेट, एक एक चीज़ उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि ये सब फर्जी है। सर्टिफिकेट पर दावा कर दिया कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। नौकरी को लेकर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया कि ये जो नौकरी ने मिली है, जो एक कास्ट सर्टिफिकेट को फर्जी बनाकर उन्होंने एक दलित का जगह छीना है। तो ऐसे बड़े आरोप नवाब मलिक लगातार लगाते रहे। उसको लेकर समीर वानखेड़े ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जिस तरीके से, मैं आपको रोक रही हूँ, आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, लगातार जो जानकारियां आ रही हैं इस बीच बताइए, जो सर्टिफिकेट की सत्यता को लेकर और क्या इनपुट है इस वक्त? और क्योंकि ये मैं सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ कि लगातार अब ऐसा लग रहा है कि पूरा ड्रग्स कनेक्शन वो इस ओर मुड़ता हुआ जा रहा है।
जी देखिए, जितने गंभीर आरोप एनसीबी के ऊपर लगे हैं और जितनी बड़ी जांच एनसीबी कर रही थी, ये बिल्कुल दो अलग अलग सिरों में पूरा ये मामला चला गया है। और यही वजह है कि जो एनसीबी के अधिकारियों के खिलाफ अब जो एनसीबी की एक विजिलेंस टीम है वो जांच करेगी। और ये जांच का दायरा प्रीति काफी बड़ा होगा, क्योंकि देखिए जो विजिलेंस जांच होती है उसमें ना समीर वानखेड़े जो है वो भी कटघरे में, इसके अलावा उनके जितने तमाम आईओ हैं जो रेड करने उस दिन क्रूज पर पहुंचे थे, वो तमाम लोगों के बयान इसमें लिए जाएंगे। जो उनका स्टाफ है, ड्राइवर है, उसके बयान लिए जाएंगे। जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं उनके स्टेटमेंट इसमें दर्ज किए जाएंगे। प्रभाकर नाम का जो विटनेस है जिसने एफिडेविट सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसके बयान इसमें दर्ज किए जाएंगे। गोसावी जो फोन पर लगातार मीडिया से बात कर रहा है उसको ट्रैक करने की एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है वो कोशिश करेगी। और समीर वानखेड़े 6:30 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उनका यूपीएससी में एक मीटिंग है, इसके बाद उन्हें डीजी ऑफिस पहुंचना है। यहां पर डीजी उनसे तमाम सवाल जवाब करेंगे और देखना होगा कि क्या आज शाम को जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट समीर वानखेड़े पहुंचते हैं, क्या वो सीधे आरके पुरम जो एनसीबी का जो हेडक्वार्टर है क्या वहां का रुख करते हैं। क्योंकि इस समय जो डीडीजी एनआर है, जो विजिलेंस के जो हेड है, जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, वो भी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। तो बहुत संभावना बताई जा रही है कि आज रात ही, आज शाम को ही समीर वानखेड़े उनके सामने पेश हो सकते हैं। ठीक है, कल और उन्हें इस पेश यूपीएससी होने जाना के है। दरमियान ये भी जानकारी थी आनंद की वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, उसको लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं उस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर ये आ रही है कि समीर वानखेड़े ने न सिर्फ ट्वीट करके अपने बारे में तमाम आरोपों को गलत बताया है, साथ ही उनका बयान भी सामने आया। ये सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आप दिल्ली में पूछिए। थैंक यू। नहीं, अभी तो आप दिल्ली में पूछिए। थैंक यू। नहीं, अभी तो दिल्ली आ रहे हैं तय है, लेकिन उसके बाद किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है इसके संकेत लगातार जरूर मिल रहे हैं। इधर मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गवाह केपी गोसावी ने कुछ देर पहले न्यूज 18 से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। अपने बॉडीगार्ड ने यह आरोप लगाया है कि आप एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व हैं और आप एनसीबी की सहायता कर रहे थे। आपका क्या रोल है इस? मैडम, ये सारा प्री प्लान बना के इन्होंने ये 5-6 दिन में ये पूरा प्रोग्राम किया है। हालांकि मुझे ऐसा अभी समझा है मॉर्निंग में ही कि मेरे घर में चोरी भी हुई है वाशी से, ठीक है, जिसकी चाबी मैंने दी थी इन्हीं के पास में, बॉडीगार्ड के पास ही थी। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी इन्होंने मेरे शेयर किए हैं घर से चोरी करके, ठीक है। आप हेलो, क्या पूजा डडलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं उनसे मिले हैं? मैं किसी से नहीं मिला हूँ मैडम, मैं किसी से भी नहीं मिला हूँ। उस रात को मैं जो नीचे गया था, मेरे को किसी का फोन आया था स्कैम करके, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, बाकी मैं किसी से मिला नहीं हूँ। ट्राइडेंट होटल आप गए हैं, वहाँ पर कुछ लेन देन की बात हुई है, पैसा मैडम आप सीसीटीवी चेक, सुनो ना, सीसीटीवी चेक कीजिए, मोबाइल नेटवर्क चेक कीजिए, लोकेशन चेक कीजिए। लेकिन आप ये बताइए, जब आर्यन खान का इंटरोगेशन हो रहा था एनसीबी ऑफिस में, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? आपने उनके साथ अपनी एक सेल्फी भी ली है। मैडम हाँ, लेकिन वो टाइम पे वो क्रूज टर्मिनल पे थे हम लोग, एनसीबी के ऑफिस में नहीं थे, क्रूज टर्मिनल पे थे, जो सेल्फी निकली है। आप एक प्राइवेट इंडिविजुअल होकर के क्रूज टर्मिनल पे क्या कर रहे थे? मैडम मेरे को बुलाया गया था कि विटनेस के तौर पे, क्योंकि जो पंचनामा हुआ है वो क्रूज पे हुआ है, इस पे हमने साइन किए हैं, वो क्रूज पे पंचनामा हुआ है। आपको किसने बुलाया था? जी, आपको किसने बुलाया था? क्योंकि आपके बॉडीगार्ड का आरोप है कि आप उसमें पूरे में इन्वॉल्व हैं, आप एक एक्सटॉर्शन रैकेट का पार्ट हैं। मैडम देखिए, सुनो मेरी बात सुनिए। आपने क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ये सारी गलत बातें हैं। ये पूरा पिक्चर ये 5-6 दिनों में बना है, क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड के साथ में लास्ट बात हुई थी 12 तारीख को, और फिर मेरे फियांसे के साथ में उसकी बात हुई है 2 दिन पहले, जब भी उसने बोला है कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, तो एडवोकेट से आप बात कर लो। मैं मेरे फोन बंद रखा हूँ 6 तारीख से मैडम, क्योंकि मुझे काफी एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे थे, ठीक है। बाकी चीजें मैं ओपन अभी सामने आ ही रहा हूँ, तो मैं सारी चीजें ओपन कर दूंगा वहाँ पे। नहीं, मुझे जानना है, नहीं मुझे बस एक सवाल और, कि आपका एनसीबी के साथ क्या रिश्ता है? कोई रिलेशन नहीं है मैडम, मैं एज अ देश की सेवा करने को गया, कोई लिंक आई हमारे पास में मनीष भानुशाली के पास में, और उसने मुझे बताया और हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे कौन कार्रवाई कर सकता है, तो नजदीक का ऑफिस ये भी था, 500 मीटर पे ही ऑफिस था, तो वहाँ पे हम लोग जाके
के इंफॉर्मेशन दिए, उसके बाद में सारी तहकीकात चालू हो गई, उसके बाद में फिर क्रूज पे रेड हुआ। नहीं तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई? क्या आपका कोई इस पूरे एपिसोड में आपका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है मैडम। इंफॉर्मेशन मनीष भानुशाली को आई, एक अच्छे दोस्त है, इसकी वजह से उन्होंने मुझे बताई। और यही नहीं मैडम, पुलिस डिपार्टमेंट को भी काफी सहायता हमने की है। ठीक है, आज जो गौ मास्ता वगैरह होता है, ट्रकें चलती है, मुंबई में आती है, महाराष्ट्र में आती है, तो उस केसेस में भी मैं फिरियादी हूँ काफी जगह पे। लेकिन ये बताइए गोसावी जी, आप पुलिस से भागे क्यों फिर रहे हैं? अगर मैडम मुझे कॉल कैसे आए हैं? ठीक है, ये बात का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे 3 तारीख से ऐसे कॉल्स आए हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट से फिर बात जमा होंगे तो अंदर ऐसा टॉर्चर होगा कि हम जो बोलेंगे वो तुमको बोलना पड़ेगा। तो ये कहाँ का सिस्टम हुआ मैडम? और ये पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है अभी। इसमें सच्चाई माने किसकी और मैं जाऊँ किसके पास में? मेरी जो बातें हैं, आज जो केस है मेरे पे, जो पूना का केस निकला है, वो केस में आज ही इन्होंने लुकआउट नोटिस क्यों निकाला? तो एनसीबी का रोल क्या है आपके साथ? मेरा एनसीबी का रोल क्या है मैडम? एनसीबी का कोई रोल नहीं है। हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी, एज ए पंच वो हमको वहां पे बुलाए, हमने पंचनामा पे साइन किया, जो देखा उस पे, जो लिखा गया था उस पे साइन किया, दैट्स इट। मैं फिर से पूछूंगी, ट्राइडेंट होटल में क्या लेन देन की बात हुई है? और पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर है, उनसे आप क्यों मिले थे? क्या मैडम फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई है। और ये जो भी है इंफॉर्मेशन पुलिस अपनी साइड से जांच करे और अपने साइड से निकाले, किसका कॉल रिकॉर्ड है, किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। आप सरेंडर क्यों नहीं कर लेते हैं अगर आपके खिलाफ? मैडम मैं सरेंडर होने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सर के ऊपर पानी हो गया है मेरे। मैं बाहर मरने से अच्छा मैं अंदर मरूँ, ये बदनामी सहन करने से अच्छा मैं सच्चाई बोल के भले ही देश सेवा में मेरे को जो भी सजा देनी है वो दे दीजिए। आप कहाँ सरेंडर करने जा रहे हैं? मैडम मैं कर रहा हूँ, मैं सरेंडर होने के बाद आपको पता चल जाएगा। और सीधे कर लेते हैं आशीष का हमारे साथ, हमारे सहयोगी आर्थर रोड जेल से जुड़े हुए हैं। इधर बताइए जरा आशीष, ये जो किरण गोसावी को हम सुन रहे हैं, ये तो अपने आप को बता रहा है कि निर्दोष है, ना किसी तरह से उसकी डडलानी से मुलाकात हुई है, एनसीबी में भी किसी भी तरह का उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में ये शख्स क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये ड्रग्स केस में गवाह कहा जा रहा है, इसका इन्वॉल्वमेंट, इसकी भूमिका क्या है? जी, किरण गोसावी वो शख्स है जो पंच के तौर पे, जो गवाह के तौर पे वहाँ पर जब रेड कंडक्ट की गई थी उस वक्त वहाँ पर क्रूज पे मौजूद था। साथ ही साथ कई फोटोज भी जो है अंदर के, जो क्रूज के अंदर के उभर कर सामने आए थे, उसमें भी ये साफ तौर पे दिखाई पड़ा कि किरण गोसावी जो है वहाँ पर एनसीबी के अधिकारियों के साथ है, पंचास बनाया गया था उसे। लेकिन जब आर्यन खान की कुछ फोटोज बाहर आई, कुछ वीडियोस बाहर आए, उसके बाद से ही किरण गोसावी की तलाश की जाने लगी थी। अब किरण गोसावी सामने आया है, जो उसका बॉडीगार्ड है प्रभाकर, उसका कहना है कि डील हुई थी, लेकिन 18 करोड़ की इस डील में किरण गोसावी, सैम और साथ ही साथ पूजा ददलानी भी शामिल थे। अब जब इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर्ड हुई है तो कहीं ना कहीं इस डील के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक है किरण गोसावी, दूसरा है सैम और तीसरा है पूजा ददलानी, जिससे डील की बात कही जा रही है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। तो ऐसे में पूजा ददलानी का भी बयान कहीं ना कहीं सबसे अहम हो जाता है। इस वक्त देखिए समीर वानखेड़े जी का फोन, बोलिए। समीर वानखेड़े इस वक्त संपर्क में आए हैं और उनसे बात करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं हम। उनका फोन आया था, लेकिन इस दौरान यहाँ पर देखें, और वही जो है, क्योंकि समीर वानखेड़े से पूछताछ के साथ साथ सबसे अहम बात हो जाती है कि गोसावी क्या कहता है अपने बयान में। पूजा ददलानी का रोल वो भी जो है स्पष्ट रूप से इस इंटरनल इंक्वायरी में उभर कर सामने आएगा और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार सच क्या है। लिहाजा फिलहाल तो जो है समीर वानखेड़े दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो कोऑपरेट भी करेंगे। जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस बीच समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है, मैं और मेरे पति जन्म से हिंदू हैं, हमने कभी अपना धर्म नहीं बदला, हम सभी धर्मों का पालन करते हैं। समीर के पिता भी हिंदू हैं, उनकी शादी मेरी मुस्लिम सासू माँ से हुई थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। समीर की पहली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 2016 में हुई थी, हमारी शादी 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, आशीष बता रहे हैं कि मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं समीर वानखेड़े, आप एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, जरा बताइए।
देखिए प्रीति, समीर वानखेड़े जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं और कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद वो फ्लाइट में बैठ जाएंगे दिल्ली जाने के लिए। 2 घंटे का वक्त लगेगा दिल्ली पहुंचने में उन्हें। और फिर वहां से जो उनसे मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, उनका कहना था कि मैं दिल्ली पहुंच के डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। उन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं किया कोई चीजें, जो है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा दिल्ली पहुंचूंगा तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे एनसीबी दफ्तर जाना है दिल्ली के, या फिर जो है कल वहां पेश होना है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन समीर वानखेड़े के चेहरे पर जो परेशानी है वो साफ तौर पर दिख भी रही थी, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, ये जो एलिगेशन लगातार लग रहे हैं, उनके परिवार पर अटैक किया जा रहा है, उसका जो दर्द है उनके चेहरे पर दिख रहा था। लेकिन फिलहाल क्योंकि एयरपोर्ट पर परमिशन नहीं थी, इसलिए हम एयरपोर्ट पर खड़े नहीं हो सकते थे लाइव के लिए। लेकिन ठीक है, इसका कुल मिलाकर मतलब यह है कि लगभग 6:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे दिल्ली, और दिल्ली से आनंद तिवारी लगातार एनसीबी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं। कोई भी अपडेट इस खबर पर सबसे पहले आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर गृह मंत्री अमित शाह आज रात पुलवामा में ही रुकेंगे। शाह सैनिक सम्मेलन पुलवामा, कश्मीर, लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप में शामिल होंगे। वहां जवानों के साथ कुछ वक्त बिताएंगे और उनके साथ खाना भी खाएंगे। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर की जनसभा में मंच पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया। वहीं सुरक्षा की चिंता किए बिना श्रीनगर में जनसभा के बाद नीचे उतरकर लोगों से वो मिले हैं और उनका अभिवादन स्वीकार किया है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गृह मंत्री के ऐसे दौरे की जो अपने आप में मिसाल है, और किस तरह से भरोसा जगाने की तस्वीरें, संदेश साफ इन तस्वीरों से दिख रहे हैं। साफ मकसद ये है कि कश्मीर के लोगों में और सुरक्षा बलों में वो भरोसा कायम किया जाए कि किस तरह से आपके कदम के साथ कदम मिलाते हुए देश की सरकार आपके साथ आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज तीसरा दिन है और वो पुलवामा में रुकेंगे। शाह सैनिक सम्मेलन पुलवामा, कश्मीर, लेथपुरा के सीआरपीएफ कैंप में शामिल होंगे और वहां वो वक्त बिताएंगे न सिर्फ जवानों के साथ बल्कि खाना भी खाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कश्मीरियों में एक और भरोसे को बढ़ाने वाली तस्वीर है। श्रीनगर में जनसभा के बाद वो नीचे उतरे हैं और लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया है, उनका अभिवादन स्वीकार किया है। लोग उनसे बात करने के लिए आतुर थे और लोग उनसे बात करके ये भरोसा और ज्यादा पुख्ता कर लेना चाह रहे थे कि किस तरह से गृह मंत्री उनके बीच पहुंचे हैं और उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, इससे बड़ा संदेश इस तस्वीर का कुछ नहीं हो सकता है कि सरकार कश्मीर के लोगों के बीच न सिर्फ मौजूद है बल्कि उनके साथ हाथ मिला रही है और उनके साथ विकास का वादा करती हुई तस्वीर अपने आप में बेमिसाल है। अमिताभ, तो लोग एक एक कर हाथ मिलाना चाहते हैं गृह मंत्री के साथ, और इस मुलाकात के मायने आप समझिए कि किस तरह से जहां 3 दिन का दौरा था, एक और दिन उन्होंने एक्सटेंड किया है जब वो पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में रात गुजारेंगे, जवानों के साथ खाना खाएंगे। और इस बीच जो जनसभा श्रीनगर में थी वहां पर वो जनसभा करने के बाद नीचे उतरे हैं। कई लोग लगातार हाथ हिलाकर उनसे मुलाकात कर लेना चाह रहे थे, उन्हें अपनी बात कर लेना चाह रहे थे, उनसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे थे। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, साफ संदेश, सरकार साथ है, भरोसा कायम है। और जी बिल्कुल, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने SKICC ग्राउंड में पहले तो बुलेट प्रूफ का शीशा हटवाया और उसके बाद वह नीचे गए, जनता से मिले, उनसे हाथ मिलाए। इसका मतलब साफ है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वह कश्मीर में आएंगे तो उनको बुलेट प्रूफ की जरूरत नहीं है, उनको गार्ड की जरूरत नहीं है। वह जनप्रतिनिधि जो है वह सीधे जनता के बीच ही जाएंगे। तो ये संदेश है पब्लिक को कि किस तरीके से जनता के बीच जो सरकार के प्रयास से वो पहुंचना चाहते हैं। जो नेता हैं, केंद्र सरकार के नेता हैं, वह जनता के बीच जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चला रही है और उसके तहत भी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का ये कदम जो है कश्मीर जनता को दिखाने के लिए कि कश्मीर की जनता के लिए केंद्र सरकार साथ है। जी, शुक्रिया अमित जानकारी।